पाकिस्तान में मौत की सजा का सामना कर रहे भारतीय बंदी कुलभूषण जाधव को बड़ी राहत मिल गई है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के दबाव के आगे झुकते हुए पाकिस्तान की संसद के निचले सदन नेशनल असेंबली ने कुलभूषण जाधव को उच्च अदालतों में अपील करने की मंजूरी देने वाले बिल को अपनी स्वीकृति दे दी है। सैन्य अदालत की ओर से मौत की सजा का सामना कर रहे कुलभूषण जाधव को अपील करने का अधिकार नहीं था। इस पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने पाकिस्तान को लताड़ लगाई थी। इस बिल में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले के अनुरूप मौत की सजा की समीक्षा करने और पुनर्विचार करने के ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। जानकारों का कहना है कि कुलभूषण जाधव के पाकिस्तान की उच्च अदालतों में अपील करने पर उनके भारत वापस भेजे जाने की संभावना बन सकती है। देश में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल की कीमतों और महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है। आज पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्ता पेट्रोल पंपों पर बढ़े दामों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि इस प्रदर्शन से पार्टी आलाकमान दूरी बनाए हुए है। इस विरोध प्रदर्शन में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी शामिल नहीं हो रहे हैं। वहीं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट राजस्थान में विरोध प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा कई और वरिष्ठ नेता भी अलग अलग शहरों में प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी आक्रोश दिवस के रूप में इस प्रदर्शन को मना रही है। दिल्ली कमेटी के कार्यकर्ता हाथों में बैनर लेकर सड़कों पर पैदल मार्च निकाल रहे हैं। कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने केंद्र की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई, सरकार पर जमकर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से अलग अलग मुलाकात की। करीब 1.5 घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी की बैठक हुई। बताया जा रहा है कि इस बैठक में योगी ने अपने 4 साल के कामकाज की रिपोर्ट पीएम को सौंपी। इसके अलावा यूपी में कैबिनेट विस्तार और अगले साल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी मंथन हुआ। इसके बाद योगी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। ऐसा माना जा रहा है कि पीएम मोदी और सीएम योगी के बीच उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव और मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर चर्चा हुई है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अनलॉक की प्रक्रिया के तहत दुकान और मंदिर खुलने के बाद अब गंगा में नाव संचालन की छूट दे दी गई है। आने वाले सोमवार से गंगा की लहरों में पर्यटक नौकायन कर सकेंगे। गंगा में नाव संचालन से फिर से वाराणसी के घाटों पर रौनक आएगी। इसके साथ ही कोरोना की मार झेल रहे पर्यटन उद्योग को फिर से संजीवनी मिलेगी। एसीपी दशाश्वमेध अवधेश कुमार पांडे ने बताया कि मजिस्ट्रेट की अगुवाई में नाविकों के साथ बैठक के बाद गंगा में नाव संचालन की अनुमति दे दी गई है। नाव संचालन से पहले नाविकों को वैक्सीनेशन कराना अनिवार्य है। हरिद्वार में दिल्ली की 500 से अधिक कोरोना मृतकों की अस्थियां विसर्जन के लिए पहुंची। इनका विसर्जन हर की पैड़ी पर विधि विधान से किया गया। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास देवी के आह्वान पर दिल्ली से कोरोना मृतकों की अस्थियां लाई गयी थी, जिनकी संख्या 500 से ज्यादा है। यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों ने विधि विधान से गंगा में अस्थियां विसर्जित की। यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव गौरव कौशिक, दिव्यांश गिरधर, यूथ कांग्रेस के ज्वाइंट सेक्रेटरी संजीव, यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव बिहार नंदन पासवान और हरिद्वार के यूथ कांग्रेस अध्यक्ष रवि बहादुर के नेतृत्व में अस्थियां विसर्जित की गयी। इन दिनों हर की पैड़ी एवं आसपास के घाटों पर अस्थि विसर्जन करने वालों की भीड़ उमड़ रही है। उत्तराखंड नहीं, कई राज्यों से लोग अपनों की अस्थियां लेकर पहुंच रहे हैं। अस्थि विसर्जन पर रोक नहीं है, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य है। आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन है। लालू प्रसाद यादव आज अपना 74वां जन्मदिन मना रहे हैं। उनके समर्थकों ने जन्मदिन की बधाई दी। हालांकि लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती ने ट्विटर पर कुछ तस्वीरें साझा की और अपने पिता को जन्मदिन की बधाई दी। मीसा भारती ने सोशल मीडिया पर अपने पिता को जन्मदिन की बधाई देते हुए लिखा कि पापा से ही जहां है, पापा जहां है वही जहां है। मीसा भारती ने अपने ट्विटर हैंडल से जो तस्वीरें साझा की है, उसमें लालू प्रसाद यादव जन्मदिन के मौके पर केक काटते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं लालू की पत्नी राबड़ी देवी और परिवार के अन्य सदस्य भी उनके साथ मौजूद हैं। मुंबई सहित महाराष्ट्र के कई जिलों में बरसने के बाद मानसून मध्य प्रदेश और गुजरात पहुंच गया है। मध्य प्रदेश में मानसून अनुमान से 7 दिन पहले पहुंच गया है। बंगाल की खाड़ी में उत्तर पश्चिम की तरफ कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। इससे ओडिशा और गंगा से लगे पश्चिम बंगाल के इलाकों में तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश,
छत्तीसगढ़ सहित 20 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद चुनावी रणनीति के काम से ब्रेक ले चुके प्रशांत किशोर कुछ देर पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार से मिलने के लिए उनके सिल्वर ओक वाले बंगले पर पहुंचे हैं। दोनों के बीच जारी मीटिंग को लेकर कयासों का दौर जारी हो चुका है। ये भी चर्चा की जा रही है कि प्रशांत एनसीपी के साथ बतौर रणनीतिकार अपनी दूसरी पारी शुरू कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष का चेहरा कौन होगा, इसे लेकर विपक्षी दलों के बीच चर्चा हो रही है। इस बीच प्रशांत किशोर और पवार की मुलाकात अहम मानी जा रही है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के चलते गुजरात में सभी मंदिर पिछले 2 महीनों से बंद चल रहे थे, लेकिन अब कोविड के आंकड़ों में कमी आने पर गुजरात सरकार ने मंदिरों को फिर से खोलने का फैसला किया है, जिससे भक्त भगवान के दर्शन कर सकें। लेकिन मंदिर में घुसने से पहले भक्तों को कोरोना के गाइडलाइंस का पालन करना होगा। जानकारी के मुताबिक गुजरात का सोमनाथ मंदिर 61 दिन बंद रहने के बाद 11 जून से भक्तों के लिए खोल दिया गया है। वहीं द्वारका, पावागढ़, चोटीला, वड़ताल और संत राम मंदिर के दर्शन भी भक्त आज से कर सकते हैं, जबकि अंबाजी मंदिर 57 दिन बाद 12 जून से खोला जाएगा। लेकिन अब माता के गर्भगृह के बाहर भक्तों को खड़े रहने की परमिशन नहीं मिलेगी और उन्हें चलते चलते ही दर्शन करने होंगे। दक्षिण कश्मीर के लीतर शोपियां में आतंकियों ने सुरक्षा बलों की एक नाका पार्टी पर हमला किया। नागा पार्टी ने खुद को बचाते हुए जवाबी फायर किया। करीब 5 मिनट तक दोनों तरफ से एक दूसरे पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। इसके बाद आतंकी वहां से भाग निकले। इस हमले में किसी तरह के नुकसान की फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि आतंकियों ने ये हमला घात लगाकर किया। ये तो गनीमत है कि इस फायरिंग में जवानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अलबत्ता आतंकी हमले के बाद ही सुरक्षा बलों ने भी अपनी पोजीशन संभालते हुए आतंकियों पर गोलीबारी शुरू कर दी। इस बीच अतिरिक्त सुरक्षा बलों को भी बुला लिया गया। जैसे ही आतंकवादियों ने एसओजी, सेना और सीआरपीएफ की अतिरिक्त टुकड़ियों को घटनास्थल पर पहुंचते देखा, वे वहां से फरार हो गए। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है।